Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the peri-operative nursing care. जैसा कि हमारे चैनल पे पिछले कुछ दिनों से पेरी-ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में लेक्चर वीडियोस आ रहे हैं, तो आज की हमारी क्लास होगी प्री-ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में। ठीक है, तो हमने अभी तक जो भी देखा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं इंडेक्स कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। उसमें देखिए पेरी-ऑपरेटिव नर्सिंग, हमने पेरी-ऑपरेटिव नर्सिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, इनके बारे में देखा है। नेक्स्ट हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर की सर्जिकल प्रोसीजर्स है उनका क्या क्या क्लासिफिकेशंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप। हमने सर्जिकल प्रोसीजर्स का क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन देख लिया। नेक्स्ट हमने देखा फेजेज ऑफ पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर की कौन कौन सी फेजेज होती है। नॉर्मली 3 फेज होती है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर की: प्री ऑपरेटिव नर्सिंग, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर हम पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले हमारी क्लास स्टार्ट की प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के ऊपर। तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में हमने पढ़ लिया कि कंसेंट क्या होता है, कैसे लिया जाता है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमने न्यूट्रिशन, कि पेशेंट का सर्जरी के लिए प्लान है तो उसका न्यूट्रिशन जो स्टेटस है या जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो कैसे कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हमने देखा था एलिमिनेशन की, एलिमिनेशन कैसे कंडक्ट करवाना है पेशेंट का। साथ के साथ अगर बावल एंड एब्डोमिनल सर्जरीज है तो उस कंडीशन में उनको प्रिपेयर कैसे करना है, एलिमिनेशन के लिए कैसे करना है। नेक्स्ट है सर्जिकल साइट की, सर्जिकल साइट को कैसे क्लीन करना है ऑपरेशन से पहले। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग की, एक पेशेंट को प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर एजुकेट करना है कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव या आपका जो भी प्रोसीजर है वो इस तरह का प्रोसीजर है, जो सर्जरी उसके बारे में उसे एक्सप्लेन करना है। साथ के साथ हमें पोस्ट ऑपरेटिव जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में बता के पेशेंट को जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के जो मेजर्स हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, हमारी जो मेजर्स जो हम एज ए नर्सिंग केयर काम में लेंगे उनके बारे में पेशेंट को हम प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर ही एजुकेट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था एक्सरसाइजेज इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मोस्ट कॉमनली थोरेसिक और एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की लेग एक्सरसाइज है और प्रोलॉन्ग बेड रिडन रहने वाला है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की लेग एंड फुट एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में हमने पेशेंट को बताया है। ठीक है, स्प्लिंटिंग द इंसिजन है, इनके बारे में हमने बताना है कि पेशेंट को इंसिजन को कैसे स्प्लिंट करना है ड्यूरिंग कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग। तो डीप ब्रीथिंग वगैरह एक्सरसाइज करके हम क्या करते हैं, न्यूमोनिया और एटिलैक्टिसिस को हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की। नॉर्मली इन केस ऑफ जनरली हम देखते हैं कि पेशेंट जब ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए जाता है तो उनका जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर पेशेंट काफ़ी एंजियस होता है, क्योंकि उसे ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता है, कुछ भी उसे जानकारी नहीं होती, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एंजियस होता है। तो हमें क्या करना है, उसको जो भी पेशेंट के क्वेश्चंस हैं उनका आराम से आंसर देना है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना है। अगर हमें पेशेंट की लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट और हमारी लैंग्वेज में अगर कोई भी डिफरेंस हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स का यूज़ करते हुए, हो सकता है हम इमेजेस का यूज़ करके पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ के साथ हम फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि हम पेशेंट और नर्स के बीच क्या हो सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके और वो एक दूसरे को अच्छे से अपने जो भी पेशेंट के डाउट है उनको नर्स अच्छे से क्लियर कर सके। नेक्स्ट वन है प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, जो कि शायद हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेडिकल कंडीशन दैट इंक्रीज द रिस्क ड्यूरिंग सर्जरी, कि कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जो सर्जरी के दौरान रिस्क बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट वन है मेडिसिन दैट कैन अफेक्ट द क्लाइंट इन सर्जरी, की ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो सर्जरी के दौरान पेशेंट को प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं। नेक्स्ट है इंट्रा ऑपरेटिव। ये सब पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट फेज पढ़ेंगे हमारी इंट्रा ऑपरेटिव फेज, जो कि क्या है, पेरी ऑपरेटिव की दूसरी फेज है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव फेज। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, वन बाय वन इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है पेरी ऑपरेटिव चेकलिस्ट। आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है आपसे, ठीक है। पेरी ऑपरेटिव चेकलिस्ट, तो पेरी ऑपरेटिव चेकलिस्ट के अंदर देखिए क्या है, एंश्योर दैट द क्लाइंट इज वियरिंग ए आइडेंटिफिकेशन बैंड। ठीक है, अब यहाँ पे पहले समझिए कि पेरी ऑपरेटिव चेकलिस्ट, पेरी ऑपरेटिव चेकलिस्ट का मतलब है, मान लीजिए आपने सारे काम कर लिए, जितना भी हमने प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली, वो जो नर्सिंग केयर हमने पढ़ी थी वो सारी हमने प्रोवाइड कर दी। अब एक ऐसा टाइम आ गया कि हमें क्या करना है, पेशेंट को इंट्रा फेज के अंदर भेजना है, यानी कि हमें पेशेंट को क्या करना है, वार्ड से पेशेंट को
ऑपरेटिव रूम के अंदर हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तब ऑपरेटिव रूम में ट्रांसफ़र करने से पहले हम क्या करेंगे, एक पेरी ऑपरेटिव चेकलिस्ट होती है, ठीक है। पेरी ऑपरेटिव चेकलिस्ट के अंदर क्या होता है कि हम ये जो कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ वर्क लिस्ट होती है जिसके अंदर कि हाँ ये हमने किया कि नहीं किया, ये किया कि नहीं किया, ये सारी चेकलिस्ट हम बना के रखते हैं ताकि पेशेंट को ऑपरेटिव रूम में भेजने से पहले हमारे से कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी एरर होने के चांसेस कम से कम हो, क्योंकि पेशेंट ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी पेशेंट को आपने चेकलिस्ट चेक नहीं की, पेशेंट का होना था अपेंडेक्टोमी और आपने कर दिया कॉलेसिस्टेक्टोमी, तो उस कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। आप, पेशेंट और आपका हेल्थ डॉक्टर और आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, जो एरर्स होते हैं सर्जरी में उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक नर्स पेशेंट को ऑपरेटिव रूम में भेजने से पहले क्या करेगी, पेरी ऑपरेटिव चेकलिस्ट इंश्योर करेगी कि पेरी ऑपरेटिव चेकलिस्ट के अंदर जो जो फंक्शन दिए हुए हैं वो सारे कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए। तो फर्स्ट वन है कि इंश्योर दैट द क्लाइंट इज वियरिंग एन आइडेंटिफिकेशन बैंड। उस पेरी ऑपरेटिव चेकलिस्ट का पहला पॉइंट है कि क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन चेक करना है, क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन चेक करना है। तो हमें क्या करना है, क्लाइंट की फाइल, क्लाइंट के हाथ के ऊपर जो उसका आइडेंटिफिकेशन बैंड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर पेशेंट का आईपी नंबर वगैरह, इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस नंबर होता है, या फिर पेशेंट का जो आईपीडी नंबर होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। पेशेंट का नाम, एज, सेक्स सब कुछ लिख करके हम क्या करते हैं, पेशेंट को एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम ये बैंड है वो दे देते हैं, ताकि पेशेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे पेशेंट उस बैंड को हमेशा अपने हाथ पे बांध के रखेंगे ताकि हम पेशेंट को आइडेंटिफाई ईजीली कर सकें। तो हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे पहले हमें पेरी ऑपरेटिव चेकलिस्ट चेक करनी है। पेरी ऑपरेटिव चेकलिस्ट में हमें क्या देखना है कि हाँ क्लाइंट ने आइडेंटिफिकेशन बैंड पहना है कि नहीं पहना। नेक्स्ट वन देखिए, असिस्ट द एनी एलर्जी रिलेटेड टू लेटेक्स। हमें क्लाइंट से हिस्ट्री टेकिंग करनी है, हिस्ट्री टेक करनी है, और उस हिस्ट्री में हमें ये नोट करना है कि क्लाइंट को लेटेक्स से एलर्जी तो नहीं है। लेटेक्स से एलर्जी का मतलब है कि जो रबर की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको रबर से एलर्जी होती है। अब हम जब सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है पेशेंट को कैथेटराइज करें तो वो भी लेटेक्स से बना हुआ है। सर्जन जब काम करेंगे तो वो भी ग्लव्स पहन के काम करेंगे, हो सकता है पेशेंट को एलर्जी हो जाए उनके काम करने की वजह से, या वो जैसे पेशेंट को टच करे। तो उन कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट की अच्छे से हिस्ट्री लेनी है ताकि हमें पता रहे कि पेशेंट को लेटेक्स से एलर्जी है कि नहीं है। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है, रिव्यू द पेशेंट रिकॉर्ड फॉर इन्फॉर्म कंसेंट, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, प्रेस्क्राइब लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स एंड रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस रिपोर्ट। अब आप पेशेंट को ऑपरेटिव रूम में भेज रहे हो, अब पेशेंट की फाइल में आपको सबसे पहले चेक करना है कि पेशेंट का जो फाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप पेशेंट को ऑपरेटिव रूम में ट्रांसफ़र कर रहे हो कि ठीक है, तो उस टाइम पे पेशेंट की जो फाइल होती है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो क्या होने चाहिए, पूरे कंप्लीट होने चाहिए, उनके अंदर कंप्लीटनेस होनी चाहिए रिकॉर्ड्स के अंदर। ये भी एक रिकॉर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि रिकॉर्ड है वो कंप्लीट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो रिकॉर्ड में क्या करना है, हमें देखना है कि पेशेंट का कंसेंट फॉर्म साइन है कि नहीं है, ठीक है। आप किसी पेशेंट को ऐसे ही भेज देते हो, कंसल्ट लिया ही नहीं, उससे पहले उसको आप ऑपरेटिव रूम में ट्रांसफर करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो इन्फॉर्म कंसेंट पेशेंट से लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, प्री ऑपरेटिव जो चेकलिस्ट थी वो कंडक्ट हुई है कि नहीं हुई है, कि पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो अभी तक फंक्शन हम पढ़ रहे थे वो सारे किए हैं कि नहीं किए, ठीक है। जो भी सर्जन ने प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर जो भी सर्जन ने टेस्ट रिजल्ट मांगे थे कि हाँ मुझे ऑपरेटिंग या सर्जरी के दौरान मुझे इन टेस्ट रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो टेस्ट रिजल्ट्स, उन लेबोरेटरी टेस्ट थे, उन टेस्ट की रिपोर्ट्स उस फाइल के अंदर अटैच होनी चाहिए, ठीक है। ताकि सर्जन, एनेस्थेटिक्स, जो भी सर्जिकल टीम होती है, सर्जन प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, उस रिपोर्ट्स को देख के उस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, आगे की ट्रीटमेंट को प्लान करेंगे। नेक्स्ट में ना रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। मान लीजिए किसी पेशेंट की सीटी स्कैन, एमआरआई हुई है, एक्सरे हुए हुए हैं, यूएसजी हुई है, तो उनकी जो फिल्म्स होती हैं, साथ के साथ उनकी जो रिपोर्ट्स होती है, वो सारी पेशेंट की फाइल के अंदर होनी चाहिए। और ये सब हमें कब करना है, पेशेंट की फाइल है वो पूरी कंप्लीट होने के बाद ही हमें क्या करना है, पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में ट्रांसफ़र करना है। मीन्स कि पेशेंट को इंट्रा ऑफ फेज के अंदर तभी भेजना है जब पेशेंट की फाइल, रिकॉर्ड्स जो भी हैं वो सारे कंप्लीट हो। नेक्स्ट हम देखिएगा, चेक द प्री ऑपरेटिव ऑर्डर फॉर ऑर्डर्स आर फॉलोड और नॉट। कि हमें क्या करना है, प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स होते हैं डॉक्टर के कि ये सर्जिकल पार्ट प्रिपेयर करना है, ये मेडिकेशन देनी है पेशेंट को, ये मेडिसिन है उसको सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए करना है। तो वो जो सर्जन ने जो ऑर्डर दिए थे प्री ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, उन ऑर्डर्स को फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए, वो चीज़ हमें क्या करनी है, देखनी है। कि प्री ऑपरेटिव जो ऑर्डर्स थे पेशेंट के, ठीक है, AST करना है, टिटनेस का इंजेक्शन लगना है, ये सारी चीज़ें, NBM कब से रखना है, ये सारी चीज़ें फॉलो हुई हैं कि नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है, एंश्योर दैट द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हैव बीन
completed and document in the patient record. हमें ये भी चेक करना है कि पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री अगर कंप्लीट होगी तभी जा करके हमें पेशेंट को लेटेक्स से एलर्जी है कि नहीं है हम पूछेंगे, तब तो पेशेंट बताएगा भी नहीं। जरूरी ये थोड़ी है कि हम पूछे नहीं तो पेशेंट हमें अपने आप से बताए। तो इसलिए हमें क्या करना है, पेशेंट का हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन है वो करना है, ताकि हमें पेशेंट के बारे में पूरा नॉलेज रहे और हम पूरी फाइल को अच्छे से मेंटेन करके पेशेंट को इंट्रा ऑपरेटिव फेज के अंदर भेजें, मीन्स कि हम पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में ट्रांसफ़र करें। नेक्स्ट वन है रिमूव द ज्वेलरी, मेकअप, डेंचर्स, नेल पॉलिश, ग्लासेज एंड प्रोस्थेसिस। जब भी पेशेंट को आप ऑपरेटिंग रूम में भेज रहे हो, मीन्स कि आप पेशेंट को इंट्रा ऑपरेटिव फेज के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उससे पहले प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर ये हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें क्या करना है, पेशेंट की जितने भी ज्वेलरी वगैरह हैं वो सारे हमें निकालने हैं, ठीक है। वो निकाल करके हमें क्या करना है, निकलवा देने हैं पेशेंट से, ठीक है। और पेशेंट की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हैंड ओवर कर देना। साथ के साथ मेकअप, पेशेंट का कोई मेकअप नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिल्म शो के लिए नहीं जा रहे हैं अपन वहाँ पे, ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए मेकअप वेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। डेंचर, कुछ नकली प्रोस्थेसिस वगैरह या कुछ नकली दांत यूज़ कर रहे हो उनको बाहर निकाल लो, क्योंकि अगर दांत वगैरह, नकली दांत वगैरह यूज़ कर रहे हो, वो हिल रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर मान लीजिए जी जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आपको इंड्यूस करना पड़ रहा है पेशेंट को, जनरल एनेस्थीसिया सर्जरी में आप पेशेंट की सर्जरी कंडक्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालोगे या फिर आप क्या करोगे, लेरिंजियल मास्क एयरवे करोगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि जो नकली दांत है वो वहाँ से निकल करके हो सकता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाए, जीआई ट्रैक्ट में चले जाए। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, डेंचर्स को रिमूव करना है, नेल पॉलिश वगैरह रिमूव करनी है, क्योंकि आप जो भी क्या बोलते हैं, प्रॉब होती है हमारी, प्रॉब होती है जो ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 प्रॉब होती है, वो अच्छे से सिग्नल्स नहीं आएंगे, अच्छे से रीड नहीं कर पाएगी। नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए, कोई मेहंदी नहीं होनी चाहिए, कोई नकली प्रोस्थेसिस, जो नकली हाथ पैर जो कुछ भी लगा हुआ है वो हमें क्या करना है, प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर ही पेशेंट से हटवा लेना है और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर कर देना है। नेक्स्ट वन देखिए, ऑलवेज रिकॉर्ड दैट द ऑल वैल्यूएबल हैव बीन हैंड ओवर टू द फैमिली मेम्बर ऑफ द क्लाइंट। की जो कुछ भी हमने वैल्यूएबल चीज़ें, मान लीजिए किसी पेशेंट ने कुछ ज्वेलरी वगैरह पहन रखी थी, कुछ उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसके पास जब वो एडमिशन के टाइम पे आए, तो ये सारी चीज़ें जो भी पेशेंट की वैल्यूएबल चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन, घड़ी, चेन, ये जो कुछ भी है पेशेंट का, जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर ही हम पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को देंगे। और साथ के साथ ध्यान रखना, जब भी पेशेंट के वैल्यूएबल्स को आप पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर करो, तो उस टाइम पे हमें पेशेंट के फैमिली मेम्बर से कंसेंट लेना है कि हाँ मैंने आपको ये चीज़ें हैंड ओवर, ये चीज़ें हैंड ओवर कर दी हैं, ठीक है। वरना हो सकता है कि आपने हैंड ओवर कर दी, बाद में फैमिली के मेम्बर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हमारे पास, हमारे पेशेंट ने ये पहन रखा था और ये नर्स ने रख लिया। तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट के वैल्यूएबल्स को कहाँ करेंगे, पेशेंट के वैल्यूएबल्स को हम क्या करेंगे, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर करेंगे, तो हमें भी एक कंसेंट लेना है, साइन लेने हैं पेपर के ऊपर कि हाँ मैंने ये चीज़ें इनको जमा करवा दी है, इनको हैंड ओवर कर दिए। नेक्स्ट वन है चेक दैट द क्लाइंट वॉइड बिफोर द सर्जरी। ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमारी प्रीवियस क्लास में भी इस टॉपिक पर डिस्कशन हो चुका है। और अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक प्री ऑपरेटिव फेज के लिए आप जब पेशेंट को इंट्रा ऑपरेटिव फेज में भेज रहे हो, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को वॉइड करने के लिए बोलना है कि आप ऑपरेटिंग रूम में जाने से पहले क्या करो, यूरिनेट करके जाओ, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे, ठीक है। नेक्स्ट वन है रिकॉर्ड दैट द प्रेस्क्राइब मेडिकेशन वर गिवन टू द क्लाइंट लाइक एंटीबायोटिक, एंटीकोलिनर्जिक, एंटी हाइपरटेंसिव और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मतलब जो भी प्रेस्क्राइब मेडिकेशन है प्री ऑपरेटिव ऑर्डर के अंदर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके जाएंगे कि ये मेडिसिन हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है। तो जो भी मेडिकेशन सर्जन ने प्री ऑपरेटिव ऑर्डर के अंदर प्रेस्क्राइब की हैं, पेशेंट को लिखी हैं, वो सारी मेडिकेशन हमें क्या करनी है, पेशेंट को प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर, पेशेंट को इंट्रा ऑपरेटिव में भेजने से पहले हमें प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर ये प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के दौरान हमें क्या करना है, उनको एडमिनिस्टर करना है, ताकि हम पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। मोस्ट कॉमनली कहा जाता है कि पेशेंट को सर्जरी के 1 to 2 आवर पहले एंटीबायोटिक इंजेक्शन होना चाहिए, ठीक है, या फिर इंसीजन से पहले, दोनों चीज़ें सही है, ठीक है। पेशेंट को एंटीबायोटिक है वो एडमिनिस्टर होना चाहिए, ताकि पेशेंट को सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन है वो कम से कम, मतलब इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक दी जाती है पेशेंट की जो भी बॉडी के सिक्रेशंस है उनको कम करने के लिए। अगर सिक्रेशंस होते रहेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट एस्पिरेट कर जाए। एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट की
ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अगर बीपी ज़्यादा रहेगा, सर्जरी के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं ताकि पेशेंट की बॉडी के अंदर जो सर्जरी की वजह से जो भी स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को क्या कर सके, वो हैंडल कर सके। आइए आगे देखते हैं। द नर्स मस्ट रिकॉर्ड द वाइटल साइन बिफोर सेंडिंग द पेशेंट टू द ऑपरेटिंग रूम। नर्स को क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं। पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में भेजने से पहले पेशेंट के वाइटल साइंस हमें चेक करके उसके बाद ही हमें पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम के अंदर ट्रांसफ़र करना है। मीन्स कि हमें पेशेंट को उसके वाइटल साइन होने के बाद ही हमें क्या करना है, पेशेंट को इंट्रा ऑपरेटिव फेज के अंदर ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है मेडिकल कंडीशन दैट इंक्रीज द रिस्क ड्यूरिंग द सर्जरी। ऐसी कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिनकी वजह से सर्जरी के अंदर रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो आइए वन बाई वन हम सब देखते हैं। पहला है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। सब जानते हैं सर्जरी कर रहे हो तो ब्लीडिंग होगी ही होगी, लेकिन अगर पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे हीमोफीलिया वगैरह कुछ है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रखा है, पेशेंट को हीमोफीलिया हो रखा है, ठीक है, तो इन सब को प्रिवेंट, इन सब डिसऑर्डर्स की वजह से, इन सब डिजीज़ की वजह से क्या हो सकता है कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि सर्जरी होगी तो डेफिनेट है कि ब्लड होगा, ब्लड लॉस होगा। अब ब्लड लॉस अगर जब तक ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट नहीं कर सकते। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में ब्लड के अंदर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होता है, हो सकते हैं मोस्ट कॉमनली क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो। तो उस कंडीशंस के अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट का एक्सेसिव ब्लड है वो सर्जरी के दौरान निकल सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को सबसे पहले ट्रीट करना होगा। अगर मान लीजिए अनट्रीटेबल है तो हमें पेशेंट के लिए कुछ और अल्टरनेटिव मेथड है वो ढूंढने होंगे। नेक्स्ट वन है डायबिटीज़ मेलाइटस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई होता है। हाई होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट के अंदर वुंड हीलिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आता है कि वुंड हीलिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर हीलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, हो सकता है आगे जाके सर्जरी साइट है जो भी सर्जरी की है वो फेल हो जाए और उसकी जगह इन्फेक्शन हो जाए और पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो पेशेंट का शुगर लेवल भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। नेक्स्ट वन है क्रॉनिक पेन। मान लीजिए किसी तरह का कोई पेशेंट को पेन है, जैसे स्पाइन वगैरह का पेन है, हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा करके काफ़ी देर तक हमारी सर्जरी हो, लॉन्ग ड्यूरेशन की सर्जरी, और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा करके हम सर्जरी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, क्रॉनिक पेन है तो पेशेंट का पेन है वो एग्रीवेट हो सकता है। ठीक है, साथ के साथ पेशेंट को सर्जिकल साइट पर भी पेन रहने के चांसेज रहते हैं। नेक्स्ट वन है हार्ट डिजीजेज लाइक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हार्ट फेलियर। अगर मान लीजिए पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज़ है, तो जैसे ही हम पेशेंट को इंड्यूस करेंगे, एनेस्थीसिया वगैरह इंड्यूस करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इम्पेयर्ड हो जाए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस होते हैं, तो हार्ट फेल होने के, कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिव प्रोसीजर के दौरान क्या होगा, पेशेंट के अंदर बहुत सारी एनेस्थेटिक एजेंट्स डाले जाते हैं ताकि पेशेंट पेन फ्री रिलैक्स हो सके और स्लीप कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वन है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स कोज कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क होता है कि ये कार्डियक प्रॉब्लम्स को कोज कर सकते हैं, तो उन सबको प्रिवेंट करना जरूरी होता है। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वही है कि अब बाद में जाकर के वो ज़्यादा इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, हमारी सर्जिकल साइट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है लीवर डिजीजेज। अगर पेशेंट के अंदर कोई लीवर डिजीज़ होगी तो रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मेन ऑर्गन है, ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनका सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर ये लीवर की डिजीज़ ही रहेगी तो उसकी वजह से ब्लड की जो प्रोटीन्स है वो नहीं बनेंगी, क्लॉटिंग के मैकेनिज्म्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेस है। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट की लीवर डिजीज़ को मॉनिटर करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें सर्जरी को प्लान करना है। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि COPD हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पेशेंट के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो क्या करते हैं, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन या एनेस्थीसिया के अंदर प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ठीक है, जैसे किसी पेशेंट के अंदर चेस्ट क्लियर नहीं है, विजिंग आ रही है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, TB है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, एनेस्थीसिया के इंडक्शन में प्रॉब्लम करती हैं। इनसे पेशेंट की रिकवरी मुश्किल हो जाती है एनेस्थीसिया से। तो उस कंडीशन के अंदर उस एनेस्थीसिया को
प्रमोट करने के लिए और एनेस्थीसिया के अंदर जो होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का भी मॉनिटरिंग करनी होगी कि पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, पेशेंट की चेस्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, कोई कफ जमा हुआ नहीं होना चाहिए, निमोनिया नहीं होना चाहिए, COPD का पेशेंट नहीं होना चाहिए। हमने कल बात की थी कि अगर मान लीजिए पेशेंट आपका स्मोकिंग कर रहा है तो पेशेंट को रिक्वेस्ट करना है, पेशेंट को बोलना है कि आपको सर्जरी के कम से कम 24 घंटे पहले आपको स्मोकिंग है वो बंद करनी होगी, वरना सर्जरी के दौरान क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर मान लीजिए जैसे कि HIV है, ठीक है, कोई कीमोथेरेपी चल रही है, तो वो क्या करती है, इम्यूनोलॉजी जो भी बॉडी की इम्यूनिटी उनको डाउन कर देती है, इनको कम कर देती है। और इम्यूनिटी अगर कम होगी तो सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन होने के चांसेज हैं। सर्जरी में कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन बाद में रिकवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को दबा के रखते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सप्रेस करके रखते हैं। पेशेंट की इम्यूनिटी है वो बहुत ही लो रहेगी, और इम्यूनिटी लो रहेगी तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं, पेशेंट प्रोन होता है कोई भी इन्फेक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट वन है ड्रग अब्यूज़। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, जो भी ड्रग्स आती हैं, ठीक है, उन ड्रग का अगर अब्यूज़ कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, एनेस्थीसिया में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पेशेंट है वो एनेस्थेटाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेशेंट पहले से ओपियोइड ड्रग्स का अब्यूज़ कर रहा है, उसके अंदर पहले से रेसिस्टेंस डेवलप हो रखी है। तो उन सब की वजह से उन सब ड्रग अब्यूज़ की वजह से क्या हो सकता है, एनेस्थीसिया के अंदर दिक्कत आएगी और एनेस्थीसिया देने में प्रॉब्लम होगी। पेशेंट को हम एनेस्थेटाइज नहीं कर पाएंगे, और एनेस्थेटाइज नहीं कर पाएंगे तो सर्जरी करना तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट वन है मेडिकेशन दैट कैन अफेक्ट द क्लाइंट इन द सर्जरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ऐसे कौन कौन से मेडिसिन हैं जो सर्जरी को अफेक्ट कर रही हैं। मान लीजिए आपका पेशेंट किसी मेडिकेशन पे है पहले से, सर्जरी के पहले से, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से वो मेडिकेशंस के ऊपर है, काफ़ी लंबे दिनों से या काफ़ी लंबे टाइम से वो उन मेडिकेशंस का यूज़ कर रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशंस है जो सर्जरी के दौरान पेशेंट के लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। आइए वन बाई वन हम सबको देखते हैं। फर्स्ट वन, एंटीबायोटिक्स। अब देखिए एंटीबायोटिक्स क्या करती है। मान लीजिए पेशेंट को कोई डिसऑर्डर था और उसकी वजह से पेशेंट को क्या चल रही थी, सर्जरी से पहले काफ़ी एंटीबायोटिक्स चल रहे थे, तो उस कंडीशन के अंदर देखिए इट विल इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। अगर आपका पेशेंट एंटीबायोटिक्स के ऊपर है, सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक्स के ऊपर है, तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, एनेस्थेटिक मेडिकेशन से उनके इफेक्ट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अब उनमें मेडिकेशन है, उन एनेस्थेटिक मेडिसिन के इफेक्ट को बढ़ाने की वजह से क्या होगा, आपने पेशेंट को डोज दिया था कि पेशेंट 2 घंटे तक आपको एनेस्थेटाइज रहेगा, लेकिन उन एंटीबायोटिक था, ठीक है, पेशेंट पहले से एंटीबायोटिक पे था, और उस वजह से क्या हो गया, अब पेशेंट 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के लिए एनेस्थेटाइज हो गया। मतलब एनेस्थीसिया की जो ड्रग्स थी उनका जो इफेक्ट था उसको एंटीबायोटिक्स ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट अगर ऐसे मेडिसिन पर है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एनेस्थीसिया की जो ड्रग्स है उसकी कैलकुलेशन, ड्रग की डोज है वो कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट वन है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक क्या करती है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, ठीक है, ये एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस क्या करती है, पेशेंट के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो जब भी पेशेंट ऑपरेटिव फेज में हो तो एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन से आपको प्री ऑपरेटिव फेज में एंटीकोलिनर्जिक लगाते हैं, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक लगाने के बाद हम पेशेंट को ओरिएंट रखने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट कन्फ्यूजन में ना रहे। नेक्स्ट वन है एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स अगर मान लीजिए है, एंटीकोएगुलेंट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कम करना, ब्लड की क्लॉटिंग मैकेनिज्म उसको थोड़ा सा कम करना, उसको डिक्रीज करके रखना, ताकि ब्लड है वो क्लॉट ना हो और पेशेंट के अंदर थ्रोम्बस बनने के चांसेस ना हो। ये मेडिसिन से वो हार्ट डिजीज पेशेंट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जैसे कि इस्चेमिक डिजीज़ है, ठीक है, जैसे कि हार्ट ब्रेन स्ट्रोक है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को दी जाती है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ये एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका पेशेंट पहले से एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस पे है तो क्या होगा, सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस ज़्यादा होगा तो हो सकता है पेशेंट की जान जा सकती है। तो देखिए इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी। बिल्कुल जो एंटीकोएगुलेंट्स है वो क्लॉट बनाने में, क्लॉटिंग के अंदर क्या कर रही है, हैम्पर कर रही है, क्लॉटिंग नहीं होने देगी, और क्लॉटिंग नहीं होने देगी तो क्या होगा, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वन है एस्प्रिन एंड NSAID, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और एस्प्रिन भी एक NSAID है ड्रग, अल्टर्ड द क्लोटिंग मैकेनिज्म। ये क्या की एस्प्रिन और NSAID क्या करती है, क्लोटिंग मैकेनिज्म को क्या कर देती है, अल्टर्ड कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं, सो दैट इट शुड बी स्टॉप एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द सर्जरी। ये सर्जरी के 48 आवर्स पहले ये क्या होनी चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए। अगर आपका पेशेंट एस्प्रिन पे या अगर आपका पेशेंट लंबे टाइम से एस्प्रिन पे और या NSAIDs के ऊपर NSAIDs का यूज़ कर रहा है, एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, और
अब्रप्ट यूज़ कर रहा है, तो उन मेडिकेशंस को क्या करना है, हमें क्या करना है, सर्जरी के 48 घंटे पहले हमें उन मेडिकेशंस को क्या करना है, स्टॉप करके रखना है, ताकि पेशेंट के अंदर क्लोटिंग डिसऑर्डर या जो भी क्लोटिंग मैकेनिज्म के जो अल्ट्रेशन हो रहे थे वो ठीक हो सके। मोस्ट कॉमनली आजकल जो यूज़ होती है एंटीकोएगुलेंट के रूप में या एंटीकोएगुलेंट एंटी NSAID, तो ये दी जाती है, एस्प्रिन दी जाती है, एस्प्रिन इक्विस्प्रिन के रूप में आती है, और ये हार्ट डिजीज़ के पेशेंट जैसे कि हाइपरटेंशन के अंदर, स्ट्रोक के अंदर, एपिलेप्सी के अंदर ये मेडिकेशन सब वो दी जाती हैं। नेक्स्ट वन है एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन, जो एपिलेप्सी के अंदर दी जाती है, जो दौरे पड़ते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन। तो ये मेडिकेशंस क्या कर रही है, देखिएगा, दे आर अल्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ एनेस्थीसिया मेडिकेशन। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स क्या कर रही है, एनेस्थीसिया की जो मेडिसिन थी उनका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था, जो लीवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म, मोस्ट कॉमनली लीवर ही मेटाबोलाइज करता है जो भी मेडिकेशन होती है, तो जो लीवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा था एनेस्थीसिया ड्रग्स का, जब अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट है वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन में होगा। मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग क्या होगी, किडनी के थ्रू बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो अगर पेशेंट एंटी कन्वर्जेंट्स पे है तो ये एंटी कन्वर्जेंट्स क्या करेंगी, नॉर्मली हम जानते हैं कि एंटी कन्वर्जेंट्स का एक लेवल मेंटेन होना जरूरी है बॉडी सीरम के अंदर या फिर ब्लड के अंदर, तो वो लेवल क्या करेगा, जो भी एनेस्थीसिया की मेडिकेशन है उनके इफेक्ट को क्या कर देगा, अल्टर्ड कर देगा, उनके मेटाबॉलिज्म को अल्टर करेगा और उस वजह से उनके इफेक्ट के अंदर अल्ट्रेशन कोज करेगा। नेक्स्ट वन है एंटी डिप्रेसेंट देते हैं इन केस ऑफ डिप्रेशन, ये मूड डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। डिक्रीज द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, एंटी डिप्रेसेंट क्या कर रही है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रही है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। एक तो एनेस्थीसिया के दौरान वैसे ही ब्लड प्रेशर कम रहता है, ठीक है, क्योंकि सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना है, तो जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को एकदम लोअर साइड के ऊपर रख के रखते हैं ताकि पेशेंट के अंदर ब्लड लॉस भी ना हो और पेशेंट शॉक में भी ना जाए। अब आपका पेशेंट पहले से एंटी डिप्रेसेंट पे है, ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट और एनेस्थीसिया दोनों मिलकर क्या करेंगे, पेशेंट की बीपी को और नीचे लेकर के चले जाएंगे और पेशेंट के शॉक में जाने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है एंटी डिसरदमिक, ठीक है। एंटी डिसरदमिक में है इट डिक्रीज द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, बिल्कुल एंटी डिसरदमिक है, जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, डिसरदमिया है, इन पेशेंट को एंटी डिप्रेशन ये एंटी डिसरदमिक मेडिकेशन सब वो दी जाती है। तो ये मेडिकेशन क्या करती हैं, एनेस्थीसिया के दौरान अगर ये मेडिसिन साथ में पेशेंट ले रहा था उस पहले से, तो क्या करेंगे, ये मेडिकेशन क्या करेंगी ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, ड्यूरिंग सर्जरी ये क्या करेंगे, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इम्पेयर करेंगे, साथ के साथ ये क्या करेंगे, जो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, ठीक है, उस सिस्टम को ये क्या करेंगे, हैम्पर करेंगे, उसको अल्टर्ड करेंगे ड्यूरिंग एनेस्थीसिया और ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये मेडिकेशंस अगर पेशेंट पहले से ले रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एनेस्थीसिया की डोज प्लान करनी है, साथ के साथ हमें कौन से टाइप का एनेस्थीसिया देना है वो भी हमें प्लान करना है। नेक्स्ट वन है एंटी हाइपरटेंसिव क्या कर रही है, इंटरेक्ट विद द एनेस्थीसिया मेडिसिन एंड कॉज ब्रेडिकार्डिया। हाइपरटेंसिव क्या करेंगे, ब्रेडिकार्डिया कॉज कर देंगे, हाइपोटेंशन और इम्पेयर्ड सर्कुलेशन को भी कम कर देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव है, हमने पहले ही बता दिया था कि ये क्या कर रही है, पहले से बीपी को कम कर रही है, एनेस्थीसिया की वजह से और बीपी कम हो रहा है तो बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाएगा तो सर्कुलेशन है वो ऑटोमेटिकली इम्पेयर्ड हो जाएगा और साथ के साथ ब्रेडिकार्डिया रहेगा। क्यों रहेगा ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि एनेस्थीसिया मेडिकेशन है वो हार्ट रेट को बढ़ने नहीं देंगी। नेक्स्ट वन है हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। दिस टाइप ऑफ ड्रग कॉज द एड्रिनल अट्रोफी एंड रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मैनेज स्ट्रेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिंथेसाइज और सीक्रेट किए जाते हैं। जो भी कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होते हैं कौन कौन से होते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं। नॉर्मली 2 हार्मोन होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करते हैं, और सर्जरी है वो भी एक बॉडी के लिए क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिकेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी को स्ट्रेस मैनेज में हेल्प करती है। मान लीजिए आपका पेशेंट पहले से कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन पे था या कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे था, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे लंबे समय से रहने से क्या हुआ, जो बॉडी के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड थी वो क्या कर रही है, उसकी क्या हो गई, एट्रोफी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड आप पेशेंट को बाहर से दे रहे हो, तो एड्रिनल ग्लैंड को बनाने की जो कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स है वो एड्रिनल ग्लैंड बनाना बंद कर देगी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। आप बाहर से एडमिनिस्टर कर रहे हो, सिंथेसाइज एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड आप एडमिनिस्टर कर रहे हो,
तो क्या करेगी, एड्रेनल ग्लैंड बंद कर देगी, और बंद कर देगी तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी का मतलब होता है उसकी साइज कम हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी वो, ठीक है। और आप अचानक से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को आप स्टॉप करोगे ड्यूरिंग सर्जरी, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। पेशेंट है वो, उस पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको भी वो क्या करती हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है, एक ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है उसके अंदर, और वो ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करके रखता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंसुलिन वगैरह है या फिर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस थी उनको हमें पहले सर्जरी से पहले स्टॉप करना होगा, ठीक है। और अगर आप अचानक से स्टॉप करो अब्रप्टली, अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को स्टॉप करेंगे तो हो सकता है पेशेंट की बॉडी है वो सर्जरी का जो भी स्ट्रेस है उसको हैंडल ना कर पाए। नेक्स्ट वन है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं। अगर यूरिन आउटपुट बढ़ेगा उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट के ब्लड वॉल्यूम वो वैसे ही कम होगा। एक तो ब्लड लॉस हो गया सर्जरी के दौरान, साथ के साथ अपने पेशेंट को डायूरेटिक्स दे रखी है तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो भी फ्लूइड था वो उसका लेवल कम हो गया। अब ये फ्लूइड का लेवल कम होने से साथ के साथ ब्लड का लॉस होने से क्या होगा, पेशेंट के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है उसके होने के चांसेस हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट हमारे सीरम में प्रेजेंट होते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स है वो उनका क्या हो जाएगा, उनका लेवल कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया है, तो ये भी एक हैम्पर करता है सर्जरी के दौरान। नेक्स्ट वन है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में देखिएगा, नीड में डिक्रीज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज न्यूट्रिशनल इनटेक। हो सकता है कि पेशेंट ड्यूरिंग क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर प्री ऑप ऑर्डर मिलेंगे डॉक्टर के कि सर्जरी से पहले पेशेंट को ऐसे ऐसे प्रिपेयर करके भेजना है, ठीक है। ये साइट प्रिपेयर करनी है, ये न्यूट्रिशनल होगा, ये इल्यूमिनेशन होगा, ठीक है, ये सर्जिकल साइट तैयार करनी है, सब हमें प्री ऑप ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अब उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को एनबीएम रखना है। पेशेंट एनबीएम रहेगा तो पेशेंट का ऑटोमेटिकली ग्लूकोज लेवल क्या रहेगा, मान लीजिए कोई डायबिटिक क्लाइंट है उसका क्या होगा, उसका होगा कि जो डायबिटिक क्लाइंट है उसका आप एनबीएम रखोगे तो उसका ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। अगर आप गलती से उसको इंसुलिन एडमिनिस्टर कर रहे हो, ठीक है, एनबीएम की वजह से ग्लूकोज लेवल और कम आ रहा था, एनबीएम पेशेंट था, ग्लूकोज लेवल कम हो गया, नहीं खाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा कहाँ से भाई, सीधी बात है, कॉमन सेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अब इसके ऊपर एडमिनिस्टर कर रहे हो क्या, इंसुलिन क्या करेगा, और ज़्यादा ग्लूकोज लेवल कम कर देगा, तो पेशेंट क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है और हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शंस हो सकती हैं पेशेंट के अंदर। हाइपोग्लाइसीमिक ये जो वजह से जो भी प्रॉब्लमेटिक्स होती हैं, ठीक है, वो सारे चांसेस या जो सारे साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, अगर डॉक्टर ने अलाउ किया है, ऑर्डर किया है कि पेशेंट की इंसुलिन की डोज है उसे क्या कर देना है, कम करना है, तो हमें इंसुलिन की डोज को कम कर देना है। नेक्स्ट वन है, इट मे बी इंक्रीज बिकॉज द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंड आईवी ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन। मान लीजिए आप पेशेंट को आईवी ग्लूकोज दे रहे हो और स्ट्रेस रेस्पॉन्स है, पेशेंट को पता है कि मेरी कल सर्जरी है, ठीक है, उसको स्ट्रेस हो गया, उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगी, ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिंथेसिस करेगी, मिनरलोकॉर्टिकोइड सिंथेसिस करेगी। ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। एक तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, ये नॉर्मल पेशेंट की बात हो रही है, ऊपर वाले डायबिटिक क्लाइंट की बात थी, ठीक है। एक तो पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, आपने बाहर से इंट्रावीनसली आप क्या कर रहे हो, पेशेंट के अंदर ग्लूकोज लेवल एडमिनिस्टर कर रहे हो। हो सकता है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या हो से ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको इंसुलिन की डोज है उसको बढ़ानी पड़े, ठीक है, उसको बढ़ाना पड़े। तो उस सिचुएशन के अंदर भी हमें क्या करना होगा, मैनेज करना है, एज पर डॉक्टर ने जो भी प्रेस्क्राइब किया उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करके रखना है। नेक्स्ट वन है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन कीप द क्लाइंट इन बेड विथ साइड रेल्स अप। प्री ऑप में जो भी हमें ऑर्डर में जो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए जो ऑर्डर मिला था वो एडमिनिस्टर करने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को बेड पे ही रहने के लिए बोलना है कि आप इस बेड पे ही रहिए, ठीक है। और साथ के साथ हमें क्या करना है, एक बेल, ठीक है, एक बटन या बेल ऐसी घंटी दे देंगे पेशेंट के पास कि जब भी आपको नीड हो, हमारी ज़रूरत हो, एज ए नर्स को आपको बुलाना हो नर्स को, तो आप क्या करोगे, इस बेल को प्रेस करना, आपको उठने की कोशिश मत करना। क्योंकि अभी हमने देखा था कि मोस्ट कॉमन जो मेडिकेशंस एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन सब सारे पेशेंट्स को लगभग दी जाती है सर्जरी से पहले, ताकि बॉडी की जो सिक्रेशन है वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके और रेस्पिरेशन के रिस्क वो कम हो सके। तो जो आपकी एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन थी वो क्या कर रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, मान लीजिए पेशेंट बेड से उठने की कोशिश करेगा, बैलेंस नहीं हुआ, पेशेंट गिर गया, इंजरी हो गई, इंसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है इन इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट के साइड रेल्स को क्या करना है, अप रखना है, बेड के साइड रेल्स अप, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बेड के साइड रेल्स क्या है,
अप है, ऊपर की तरफ रखने, और साथ के साथ हमें पेशेंट के पास एक बेल देना है ताकि पेशेंट जब भी ज़रूरत हो तो हमें बुला सके। आज की क्लास में इतना ही। आगे भी हमारी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। अगर मेरे द्वारा आप प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट अगर आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में अगर आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रिपरेशन में अगर आपको हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।